नमस्कार दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स के लिए अशोक जी राउत की तरफ से अपडेट आई है। तो ये अपडेट है, उन्होंने बोला है कि लोकसभा और राज्यसभा में EPS 95 पेंशन से जुड़े ये सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं। तो कौन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, जिससे कि आपको वीडियो में क्या खबर दी जा रही है वो पूरा पता चल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ये चैनल उन तक भी पहुँचे जो EPS 95 पेंशनर्स है और वो जल्दी 7500+ DA लागू होने की आस में बैठे हैं, उन तक भी ये चैनल की खबर पहुँचे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं खबर पढ़ना। लंबे समय से चली आ रही वर्ग EPS 95 पेंशनर्स की 7500+ DA समेत 4 सूत्रीय मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। वर्ग EPS 95 पेंशनर्स के हक के लिए संघर्षरत EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC की ओर से समय समय पर विभिन्न तरह के प्रयास पेंशन वृद्धि के लिए किए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें कुछ सांसदों द्वारा EPS 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि और हायर पेंशन वृद्धि को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों NSC की तरफ से बयान आया है और अशोक जी राउत ने बोला है, आज EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक जी राउत ने सांसद श्री N के प्रेमचंद्रन जी को लोकसभा में EPS 95 पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं उनके बारे में अवगत कराते हुए और इन प्रश्नों को लोकसभा में उठाने के लिए एक विनम्र पत्र ईमेल के माध्यम से भेजा है। तो उन्होंने दोस्तों अशोक जी राउत ने एक ईमेल भेजा है सांसद श्री N के प्रेमचंद्रन जी को। तो उसमें क्या क्या सवाल पूछने हैं उनके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल बताया है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अंत तक देखें, जिससे कि आपको सारी मांगें सही पता चल जाए और अशोक जी राउत क्या चाहते हैं वो भी पता चल जाए। उन्होंने लिखा, फ्रेंड्स 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के हित में कृपया निम्नलिखित प्रश्न उठाएं। पहला है, वर्ग EPS 95 पेंशनर्स के द्वारा तहसील स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन करने के बाद में बुल्डाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से जारी क्रमिक अनशन के बाद भी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। तो ये सवाल पूछने के लिए बोला है। दूसरा है, सरकार कोषागार समिति की सिफारिशों क्यों लागू नहीं कर रही है। यदि इसके लिए फंड की आवश्यकता है तो सरकार अपना अंशदान क्यों नहीं बढ़ा रही है या कर्मचारियों का वास्तविक वेतन पर अंशदान स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये कोषागार समिति क्या है, इसका वीडियो पहले आ चुका है हमारे चैनल पर। तो अगर आपको कोषागार समिति की मांगों के बारे में और सिफारिशों के बारे में पता नहीं है तो आप वो वीडियो देखकर पता कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि कोषागार समिति की सिफारिशें क्या थी। तीसरा क्वेश्चन पूछने को बोला है, श्रम मंत्री जी द्वारा कहा जाता है कि पेंशन फंड में फंड स्तर नहीं है, जबकि पेंशन फंड में 4.37 लाख करोड़ की राशि है। तो क्या इस राशि का उपयोग पेंशन धारकों के मरने के बाद किया जाएगा, क्या वह किस काम के लिए किया जाएगा? इसका उत्तर माननीय श्रम मंत्री जी दें। और चौथा क्वेश्चन पूछने को बोला है, आज 33 लाख पेंशन धारकों को ₹1500 से कम मासिक पेंशन मिलती है, क्या इसमें पति पत्नी का जीवन यापन संभव है क्या? और इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, श्रम मंत्री जी ने संसद में कहा कि पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में केरल हाई कोर्ट के फैसले के बाद कार्य की जाएगी, लेकिन केरल हाई कोर्ट का निर्णय के बाद EPFO ने बिना वजह पेंशन धारकों को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा व इसमें से 4 से 5 करोड़ रुपए लीगल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिए। क्या यह उचित है क्या, आखिर क्यों? छठा है, सभी पेंशन धारकों को भारत आयुष्मान योजना में क्यों समावेश नहीं किया जा रहा है। सातवां है, यदि EPFO द्वारा उनके कर्मचारियों को ₹2000 प्रति माह चिकित्सा के लिए दिए जा रहे हैं तो फिर EPS 95 के पेंशन धारकों को क्यों चिकित्सा सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। माध्यम NSC। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो कि अशोक जी राउत की तरफ से आई है।